बच्चों, आज हम मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम ये सीखेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हम किस प्रकार से कर सकते हैं, पावर फैक्टर का क्या महत्व है, इसके पावर मेंटेन नहीं करने से, इसका लो रहने से, इसका पावर फैक्टर का मान कम रहने से क्या नुकसान होते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने से क्या लाभ होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि इसको हम किस तरीके से किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसके मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मोटे तौर पे 3 प्रकार के मेथड्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा सिंक्रोनस कंडेंसर यानी सिंक्रोनस मोटर विद लीडिंग पावर फैक्टर। ये जब ओवर एक्साइटेड पोजीशन में सिंक्रोनस मोटर चलती है तो उस समय वो लीडिंग पावर फैक्टर देती है, उसकी मदद से भी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और तीसरा है फेज एडवांसर्स के द्वारा। इसमें जो पहला मेथड है वह ज़्यादातर स्थानों पर यूज़ होता है, क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर इंडस्ट्री में पड़ती है। हर बिजनेस कंसर्न, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या इंडस्ट्री हो, सभी जगह पे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का काम किया जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इवन सिंगल फेस में भी किया जाता है, 3 फेस में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, और एक एक करके हम तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक कैपेसिटर। तो जैसा आपको पूर्व में बताया गया कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर ये शक्ति गुणांक के सुधार के लिए हमें जो फेस लीडिंग पावर फैक्टर की डिवाइस है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, लोड के पैरेलल में यदि कैपेसिटर जोड़ देंगे तो हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यदि अगर सिंगल फेस है तो कोई समस्या ही नहीं है, लोड के पैरेलल, लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए। यदि मान लीजिए 3 फेस सप्लाई है तो जिस तरीके से 3 फेस लोड स्टार या डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कैपेसिटर्स को भी स्टार या डेल्टा युक्ति में जोड़ा जा सकता है। उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ना ज़्यादा लाभकारी होता है। तो जोड़ना बिल्कुल आसान है। यदि सिंगल फेस है तो उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाना है, उसको आसानी से लगाया जा सकता है। यदि 3 फेस है तो उसको स्टार या डेल्टा में योजित करके हम इसको लोड के अक्रॉस, लोड के पैरेलल में लगा सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम करें तो हम जानते हैं कि IC यानी उस कैपेसिटर में बहने वाली धारा, पहले हम सिंगल फेस को ही स्टडी कर लेते हैं, वो आसान है, और उसी प्रकार से 3 फेस भी उसी प्रकार से किया जा सकता है। तो IC इज इक्वल टू V/XC, यानी उस कैपेसिटर जो हमने पैरेलल में जोड़ दिया उसके अंदर बहने वाली धारा IC है, तो वो अप्लाइड वोल्टेज और उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो V/XC होगी। अब मान लीजिए कि उसका फ्रीक्वेंसी F है और इसमें अप्लाइड वोल्टेज V है, तो ये V/XC हो गई। XC को हम लिख सकते हैं 1/ωc, तो V/XC हो गया ωc/V, C/V इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कोणीय वेग है, तो इसको लिख सकते हैं 2πf। तो ये अल्टीमेटली IC का मान हो गया 2πf इंटू C/V, यानी ये फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर की वैल्यू और अप्लाइड वोल्टेज, इन 3 के ऊपर ये IC करंट डिपेंड करेगी। ये तो तय हो गया। अब एक और सूत्र होता है कि हम यदि इसको रिजॉल्व करके देखते हैं तो IC बराबर I sin phi, क्योंकि I टोटल करंट है, वो
IC का मान I sin फाई के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं I √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। साइन फाई को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। आई अपनी जगह पे वैसे ही रह जाएगा। कॉस स्क्वायर फाई जो है वो पावर फैक्टर होता है, तो आई बराबर √1 माइनस पावर फैक्टर का स्क्वायर, जो भी पावर फैक्टर होगा उसका स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों ही संबंधों को यदि हम एक साथ लिखें दोनों सब, तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि 2πfcv इज इक्वल टू आई इंटू √1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वायर। ये तो ये हो गया। अब हम फिर जो एक सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं शक्ति के संबंध में, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये सिंगल फेज पावर का ये सूत्र होता है वी आई कॉस फाई। तो I का मान हो गया P अपॉन V इंटू पावर फैक्टर, P अपॉन V पावर फैक्टर इस तरीके से। तो इससे हम C का मान निकाल लेंगे। C का मान हो गया P अपॉन V, ये सब जो है P के डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे, P अपॉन V इंटू पावर फैक्टर इंटू 2πfv, ये तीनों चीज़ें डिनोमिनेटर में होंगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वायर से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यदि हम पावर फैक्टर इसमें से कॉमन निकाल लें जो अंडर रूट के अंदर है, तो वो पावर फैक्टर बाहर आके, ये पावर फैक्टर का स्क्वायर है तो 1 के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन पावर फैक्टर का स्क्वायर -1, और बाहर आके ये पावर फैक्टर का स्क्वायर पावर फैक्टर हो जाएगा। तो पावर फैक्टर से पावर फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो C का मान आ जाएगा P अपॉन वी स्क्वायर 2πf, फिर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि 1 अपॉन पावर फैक्टर स्क्वायर आ रहा है, तो उसको अगर हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई है तो उसको सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं -1। तो ये tan स्क्वायर फाई के बराबर है, √tan स्क्वायर फाई जो है वो tan फाई होता है। तो अल्टीमेटली जो सूत्र बन गया, कैपेसिटेंस का मान यदि निकालना है तो C बराबर P अपॉन V स्क्वायर 2πf, ये डिनोमिनेटर में है, इंटू tan फाई, P अपॉन V स्क्वायर 2πf, ये तो एक फैक्टर एक युक्ति हो गई, इसको इंटू tan फाई। तो इससे बहुत सारे निष्कर्ष हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष तो इससे निकाल सकते हैं कि C का मान फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कहीं भी तो C का मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से करने पर जहाँ भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ C का मान कम हो जाएगा। तो ये इस तरह के कैपेसिटर्स पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पर आवृत्ति अधिक है। तो लेकिन सामान्यतः हमारे पावर सप्लाई की आवृत्ति तो फिक्स ही होती है, तो ये चीज़ सिर्फ वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो पा रही है। दूसरा, इसमें हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर, यानी वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इसमें कैपेसिटेंस का मान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे C का मान में कमी आएगी। इसलिए अब सवाल उठता है कि हम इसको स्टार में जोड़ें या डेल्टा में जोड़ें, दोनों तरह से जोड़ सकते हैं। तो इसको डेल्टा में जोड़ना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि डेल्टा पे वोल्टेज का मान अधिक होता है। तो वोल्टेज का मान अधिक होने के कारण
जो कैपेसिटर का मान है, C का मान है, वो कम हो जाएगा। यानी कम कैपेसिटर से ही हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दो मोटे निष्कर्ष निकले, एक तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ये उचित होता है, और दूसरा जब वोल्टेज का मान अधिक होता है वहाँ पे इस तरह के कैपेसिटर्स उचित होते हैं। तो ये हमने इस जो फॉर्मूला था उससे ये निष्कर्ष निकाले। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसके लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं, इसके लाभ और हानियाँ। उससे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये डेरिवेशन भी आप देखिए। अब इसके लाभ और हानियों को हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये सामान्य मौसम में अच्छे काम करते हैं। बरसात के अंदर ये इसमें दिक्कत आती है स्टैटिक कैपेसिटर्स में, लेकिन जब मौसम सामान्य होता है तो ये बेहतर प्रकार से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर लॉसेस कम होते हैं। इस प्रकार के जो कैपेसिटर्स हैं उसके अंदर लॉसेस कम होते हैं। तीसरा, इसमें चूँकि मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण इसमें मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है। जब मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसमें वियर एंड टियर होता है, मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अंदर मूविंग पार्ट कम होने के कारण इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। चौथा ये है कि ये वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसके लिए कोई फाउंडेशन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको इंस्टॉल करना आसान होता है, सहज होता है, और इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं। अब कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ ये हैं कि जो भी रेटेड वोल्टेज है, उस रेटेड वोल्टेज से यदि ज़्यादा वोल्टेज किसी भी सूरत में इन कैपेसिटर्स को मिला तो वो ये कैपेसिटर्स डैमेज हो जाते हैं। एक रेटेड वोल्टेज होता है, निर्धारित वोल्टेज, उस वोल्टेज तक ये आसानी से सहन कर पाते हैं। उससे ज़्यादा वोल्टेज जब मिलता है तो ये डैमेज हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इनकी आयु 8 से 10 वर्ष ही होती है। 8 से 10 वर्ष में ये धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और फिर इनको बदलना ही पड़ता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि यदि इसमें कोई खराबी आ जाए, ये काम करना बंद कर दें, ऐसी स्थिति में इनकी मेंटेनेंस करना व्यवहारिक नहीं रहता, इकोनॉमिक नहीं रहता। आर्थिक रूप से ये अनइकोनॉमिकल है कि हम इसकी मेंटेनेंस करें। तो ऐसी स्थिति में इन कैपेसिटर्स को बदलना ही पड़ता है। तो इसके हमने देखे कि कुछ हानियाँ भी हैं, लेकिन इसके लाभ इसकी तुलना में बहुत अधिक हैं। जैसे अब ये तो एक हानि है कि भाई हर बार अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ख़राब होने के बाद ये अनइकोनॉमिकल है इसको मेंटेन करना, तो इसको रिप्लेस ही किया जाता है, इसको बदला ही जाता है। दूसरा, इसकी आयु जैसे कम है तो ये 8-10 साल तक काम करता है, उसके बाद इसको हटाना पड़ता है। लेकिन जो इसके लाभ हैं कि ये अच्छे मतलब सामान्य मौसम में आराम से काम करता रहता है। हानियाँ इसमें बहुत, लॉसेस बहुत कम है। सबसे बड़ी जो इसमें खूबी है वो इसकी यही है कि इसके अंदर लॉसेस का मान बहुत ही कम होता है। तो और एक सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसमें वियर एंड टियर नहीं होते, क्योंकि ये इसमें मूविंग पार्ट्स बिल्कुल नहीं है, स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक इन नेचर है। तो स्टैटिक होने के कारण इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है और इसमें वियर एंड टियर भी बहुत ही कम होते हैं। तो आज हमने स्टैटिक कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सिंक्रोनस कंडेंसर्स के द्वारा किस तरीके से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं या फेस एडवांसर्स के द्वारा कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया
कि अधिकांश जगह पे इसके लाभ इतने सारे हैं, उसके कारण अधिकांश जगह पे ये स्टैटिक कैपेसिटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इस वीडियो को हम स्टैटिक कैपेसिटर्स तक ही सीमित रखते हैं, इसको अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।